everyone, welcome back to Theos Institute. Today we'll be learning about nationalism in Europe, which is the second lecture of our series. So today we will be learning about revolutionaries. Revolutionaries. तो जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ 1815 में, क्या हुआ ना, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो सब अंडरग्राउंड हो गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि उनके ऊपर रिप्रेशन होगा। जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो राजा हैं, जो मोनार्क हैं, वो उनके ऊपर अत्याचार करेंगे और उनका जो लिबरल मूवमेंट है उसको खत्म कर देंगे। तो ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। सब अंडरग्राउंड हो गए। फिर अच्छा, अंडरग्राउंड होके भी थोड़ी ना हाथ पैर बंद करके रुकेंगे। अंडरग्राउंड में वो सीक्रेट सोसाइटी बनाए। तो यूरोप में क्या हुआ, बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म हुआ। क्या ना, उन्होंने रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन किया और अपना जो लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया है उसको स्प्रेड किया। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं उनके अनुसार तब के समय में रिवॉल्यूशनरी का मतलब क्या है? रिवॉल्यूशनरी का मतलब यह है कि एक ऐसा आदमी, एक पर्सन, a commitment to oppose monarchical form that has been established after the Vienna Congress to fight for liberty and freedom. These revolutionaries saw the creation of states, national states, as a part of their struggle for freedom. तो क्या हुआ? वो पहला बात तो रिवॉल्यूशनरी का मतलब ये है कि वो कमिट करते हैं कि हम जो मोनार्की है, जो कंजर्वेटिज्म है, उसके क्या खिलाफ अपोज करेंगे। वी विल अपोज देम, वो उनको जड़ से उखाड़ देंगे मोनार्की को। दूसरा कि हम लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे। तीसरा कि वो देश बनाना चाहते थे, यही कॉन्सेप्ट पे बेसिस करके। कौन से कॉन्सेप्ट पे? लिबरलिज्म पे। वो चाहते थे कि लोगों का जो फ्रीडम स्ट्रगल हो। किससे फ्रीडम? मोनार्की से फ्रीडम, जो किंग है उससे फ्रीडम। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे इस आदमी के बारे में। His name is Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini was an Italian revolutionary. तो जोसेफे मैज़िनी है, तो एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जो गोनोय में पैदा हुए थे 1805 में। देखिए इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको गोनोय। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इटाली का लोअर पार्ट है ये, मतलब अपर नॉर्दर्न इटाली का, पेडमोंट रीजन का जो सी फेसिंग पार्ट है ये वाला, उसको बोलते हैं गोनोय। गोनोय जो है वहां, गोनोय एक्चुअली एक स्टेट, मतलब क्या बोले, सिटी है। ठीक है, और ये जो पार्ट है जहां पे वो पैदा हुए थे उस स्टेट का नाम है लिंगुएरिया। दिख रहा है? लिंगुएरिया। तो उन्होंने क्या किया, जब वो 24 ईयर्स के थे, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन किया। उसका नाम है कार्बोनरी। तो कार्बोनरी में क्या होता था, वो लोग रात में मिलते थे, छुप छुप के मिलते थे और प्लानिंग करते थे कैसे राजा को हटाया जाए। जैसे कि जो पेडमोंट, सेडिना पेडमोंट का जो राजा है, उसको ओवरथ्रो करके एक लिबरल गवर्नमेंट बनाया जाए। पूछो सर ऐसा क्यों है? देखो, सबसे ज्यादा ये क्लोजनेस किससे शेयर करता है? ये शेयर करता है फ्रांस के साथ, राइट? तो फ्रांस जेहेतु बॉर्बन डायनेस्टी है, मतलब आफ्टर वियना कांग्रेस बॉर्बन डायनेस्टी है, और जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस से एक वायरस की तरह फैल गया। जैसे मैटरनिच बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इवन फ्रांस नीचेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। तो क्या हुआ ना, इधर क्या फ्रांस से वो जो लिबरलिज्म का क्या है वायरस है, वो पेडमोंट की तरफ आ गया। और इन लोगों के मन में भी आया कि हम फ्रांस जैसा ही एक देश बनाएंगे जहाँ पे लिबरलिज्म इज द बेसिस ऑफ अ नेशन। एक राजा देश को रूल ना करता हो, रादर कौन रूल करता हो? पीपल रूल करते हैं। तो क्या हुआ, ये फॉर्म सोसाइटीज, देखो कैसे मिल रहे हैं रात को। अच्छा, रात को तो उन्होंने मिला, पर व्हाट हैपेंड, उन्होंने रिवॉल्यूशन करने का ट्राई किया वही लिंगुएरिया में, ये यही पार्ट में। ठीक है, दे ट्राइड टू डू अ रिवॉल्यूशन, पर वो फेल हो गया 1831 में। जब वो फेल हो गए, ऑब्वियसली उनको भगा दिया गया। उनको टोटल उनके जो लिंगुएरिया है वहां से एग्जाइल कर दिया गया। बोला बच्चा बेटी भागो यहाँ से। तो वो भाग गए।
ठीक है, उनको निकाल दिया गया, भाग गए क्या, ही वॉज एक्साइल। एक्साइल शब्द का अगर हम अर्थ देखें, एक्साइल का मतलब होगा स्टेट ऑफ बीइंग बैरिड फ्रॉम ओन्स नेटिव कंट्री, मतलब तुमको अगर निकाल दिया जाए और तुम वहां उसके अंदर फिर से नहीं आ सकते हो, उसको हम एक्साइल बोलेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने क्या किया। अच्छा, वो तो चुप नहीं बैठने वाले, उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी का फाउंडेशन किया। एक है यंग इटाली, जो उन्होंने मर्सलेस में किया। मर्सलेस किधर है? फ्रांस में। हमने पढ़ा था जो गाना है मर्सलेस करके, मर्सलेस करके, वो उनका क्या है, फ्रेंच का नेशनल एंथम है। ठीक है, तो जो मर्सलेस है वो एक जगह है, वहां पे उन्होंने यंग इटाली बनाया और यंग यूरोप बनाया। कहाँ पे? बर्न में। पूछिए सर, बर्न कहाँ पे है? बर्न है स्विट्जरलैंड का कैपिटल, आज भी है स्विट्जरलैंड का कैपिटल, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है बर्न। ठीक है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड का कैपिटल में यंग यूरोप बनाया, और इधर देखिए इनके मतलब इनके घर से जस्ट थोड़े से दूर इधर एक शहर है मर्सलिस, इधर उन्होंने क्या बनाया? यंग इटली, और बर्न में बनाया यंग यूरोप। याद रहेगा, उन्होंने 2 चीज बनाया, क्या? यंग इटली मर्सलिस में, यंग यूरोप बर्न में। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके जो मेंबर्स थे यंग इटाली और यंग यूरोप के, वो यंग लोग थे ऑब्वियसली, एज द नेम सजेस्ट। कहां से? पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से, जर्मन स्टेट से ऑब्वियसली। अब मैप भी देख लेते हैं, ये तो जर्मन स्टेट है, इधर है पोलैंड, इधर है फ्रांस, इधर है इटाली। इटाली तो था ही नहीं एक देश, छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ था, राइट। ओके, फिर देखते हैं क्या हुआ। उसका आइडिया क्या था, व्हाट वाज हिज विजन? जो माजीनी था उसका आइडियोलॉजी क्या था? माजीनी बोलता था गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। भगवान ने देश को, एक नेशन को एक क्या बनाया है, नेचुरल यूनिट है हमारे इंसानों का। पर ऐसा नहीं था, इटाली एक देश ही नहीं था, छोटे छोटे किंगडम से बटा था, समझ रहे हो? तो वो इटाली को एक देश बनाना चाहते थे, देख रहे हो, एडिना पेनमंड, लोम्बार्डी, पैपल स्टेट, टस्केनी, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, समझ रहे हो? इसलिए वो इसको एक देश बनाना चाहते थे और बोलते थे देश एक नेचुरल यूनिट है ह्यूमन बीइंग्स का या मैनकाइंड का। So Italy could not continue to be a patch of small states and kingdom. तो इसलिए वो इटाली को एक छोटे छोटे स्टेट्स का पैचवर्क, जैसे हम देखे हो ना एक शर्ट को जो टूट जाता है, खराब हो जाता है, हम क्या करते हैं उसको सील देते हैं ना, पैचेस, पैचेस में। तो इटाली को वो ऐसे पैचेस में नहीं देखना चाहते थे, तो इटाली को एक देश बनते हुए देखना चाहते थे। He wanted Italy to become one country. He had to be forced into a It had to be forced into a single unified republic with a wider alliance of nations. तो वो चाहते थे कि ये सोचो पैचवर्क है स्टेट्स का, दिख रहा है? तो देखिए ये जो पैचवर्क है स्टेट्स का, किंगडम्स का, इसको मिला के वो एक देश बनाए। क्या बनाए? मेक इट वन कंट्री। समझ में आया? तो और ये जो वन कंट्री बनाएंगे उसका मीडियम क्या होगा, उस बनाने का मेथड क्या होगा? लिबरलिज्म। तो यूनिफिकेशन कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, मतलब वो जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसी को लेके हम एक देश बनाएंगे जहां पे कोई राजा नहीं होगा, जहां पे लोग ही शासन करेंगे, पीपल विल बी फ्री टू डू वट एवर दे वांट, the government will be formed by the what? People. तो फॉलोइंग हिज मॉडल बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटी बना जर्मनी में, ऑब्वियसली ऊपर ये जर्मनी दिख रहा होगा आपको, ये है जर्मनी टूटा हुआ, ये है स्विट्जरलैंड टूटा हुआ, छोटा सा ही पार्ट है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इधर पोलैंड, इधर बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटी बना। मैटरनिच का ये जो अपोजिशन है किसको लेके? मोनार्की को लेके। ये जो वो अपोज करते थे कि मोनार्की ना हो और जो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने, ये कंजर्वेटिव को बहुत डरा गया था, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो चुनौती देने वाला अपोनेंट है ना मैटरनिच, मैटरनिच बोल रहा हूँ, मैजिनी, दूसरे मैजिनी,
तो यही जोसेफ मैजिनी को लेके ये जो बंदा है मैटरनिच, ये कंजर्वेटिव आदमी है, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया का एक डिप्लोमेट है। तो जो मैटरनिच है उन्होंने क्या बोला कि ये जो आदमी है मैजिनी, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। हम जो कंजर्वेटिव रिजिम बनाए हैं, हमने जो क्या किया, उन्होंने क्या किया था, लिबर्टी को तोड़ दिया ना। उन्होंने बोला कि राजा ही रूल करेंगे, स्टेट को कौन पावर देगा, चर्च पावर देगा। चर्च मतलब ऐसा डायरेक्टली बोल नहीं सकते। लिबरलिज्म में हुआ क्या, क्लर्जी लोगों से सब क्या धन संपत्ति ले लिया गया था, राइट। तो वो देखो देखना, मैं पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, लिंक दे दूंगा मैं, ऊपर फ्लैशलाइट हो रहा होगा। तो क्या है जो जो क्या था, मैजिनी का ये धारणा था कि वो बहुत डेंजरस आदमी है, मैजिनी बहुत डेंजरस आदमी है। मैटरनिच ये सोचते थे कि जो मैजिनी है इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पर्सन, उनका जो कंजर्वेटिव रिजिम है उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो इधर क्वेश्चन क्या आएगा, पहली बात तो जोसेफ मैजिनी कौन है, लिखना। Giuseppe Mazzini was an Italian revolutionary who was born in 1805 in Gonai, and he was the member of a secret society called Carbonari. ये 2 पॉइंट 4-5 को मिला के लिखना है। फिर why was he exiled in Liguria, ये लिखना कि as a young man of 24, Mazzini was sent into exile for attempting a revolution in Liguria. बिकॉज जो कैम्बेरी के मेंबर्स थे, कैम्बोनेरी के मेंबर्स थे, उन्होंने एक रिवॉल्यूशन प्लान किया कहाँ पे, लिंगोरिया में, इसलिए उनको लिंगोरिया से निकाल दिया गया। फिर कौन सा व्हाट आर द सीक्रेट सोसाइटी सेटअप बाय जोसेफ मैजिनी, कौन सा सीक्रेट सोसाइटी को जोसेफ मैजिनी ने सेटअप किया है। तो बच्चा बाटी, पहला तो यंग इटाली मर्सलेस में सेटअप किया था, यंग यूरोप बर्न में सेटअप किया था, ये 2। फिर एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ जोसेफ मैजिनी, ये जो पॉइंट है 4 पॉइंट, इसको लिखना है, ठीक है। फिर कौन सा ये जो 4 पॉइंट है 7 नंबर, ए बी सी एंड डी। फिर वो एक्सप्लेन द मैजिनी मॉडल, ये भी यही लिखना है। मतलब क्या, गॉड इंटेंड करते थे इटाली को एक देश बनना चाहिए, हम उसको बनाएंगे, एक रिपब्लिक बनाएंगे, ठीक है, और इसको इटालियन रिपब्लिक क्या मॉडल लिबर्टी के थ्रू करेंगे। और इसमें इसके साथ साथ ये वाला भी डाल देना 8 नंबर पॉइंट, ठीक है, और 8 नंबर 9 नंबर पॉइंट डाल देना, क्योंकि वो लिखना कि लोग कंजर्वेटिव डरते थे, वो वाला भी ऐड कर देना, 5 मार्क का है। फिर he is the most dangerous person of our social order, इसका आंसर क्या होगा, ये वाला लिखना है टोटल 8, 9, 10, ये 3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। जोसेफ मैजिनी मैटरनिच ने क्यों बोला कि ये एक डेंजरस आदमी है, क्योंकि पहली बात तो बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटी बना उसको क्या मॉडल को फॉलो करके। दूसरा, जो मोनार्की थे वो इतना स्ट्रांगली अपोज करता था मैजिनी मोनार्कीज को, और उसका विजन जो डेमोक्रेटिक के प्रति इतने क्लियर था कि सारे कंजर्वेटिव उसको डरते थे। तो ये आपको लिखना है, ठीक है, ओके। चलिए, ये वाला हो गया खत्म। अभी हम चलते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए, एज ऑफ रिवॉल्यूशन में हम 2 रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छा सर, आपने तो ऑलरेडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कौन सा है, इसको बोलते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जुलाई रिवॉल्यूशन। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं क्या है। एज कंजर्वेटिव रिजिम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन। मतलब जैसे जैसे कंजर्वेटिव जो है, कंजर्वेटिज्म जो है, वो क्या किए, अपना पावर को स्ट्रॉन्ग किए और होल्ड किए, वैसे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जुड़ते गए। और वो लोगों को लगा कि हम रिवॉल्यूशन करके ही एक सोशल, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, पहले तो कंसोलिडेट का मतलब क्या है, कंसोलिडेट का मतलब है मेक फिजिकली स्ट्रॉन्गर। तो जो कंजर्वेटिव रिजिम्स है, जब वो अपना जो रिजिम का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में बोले तो अपना जो रूल है,
जब अपने रूल को फिजिकली स्ट्रांग बना रहे थे, तब रिवॉल्यूशन, तब लोगों को लगा कि जो नेशनलिज्म है और जो लिबरलिज्म है, मतलब जो देश प्रेम है और जो लिबर्टी का फीलिंग है, जो या लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो दोनों तभी ही आ सकता है जब हम लोग राजा को हटाएं और एक रिवॉल्यूशन करें। समझे? तो यूरोप का 3 जगह पे, पहला है कौन सा? फ्रांस, दूसरा है क्या हमने पढ़ा, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम, तीसरा है ग्रीक, चौथा है पोलैंड। ये 4 जगह पे, पहला इटली एंड द जर्मन स्टेट्स, फिर प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इंग्लैंड एंड पोलैंड। ठीक है, हम पढ़ेंगे इन चारों के बारे में, पहले फ्रांस के बारे में, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम टूट गया, फिर हम पढ़ेंगे ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पोलैंड भी हम पढ़ेंगे फर्दर, और हम वो पोलिश लैंग्वेज के ऊपर। तो अभी हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट अपहेवल ऑफ took place in France। अपहेवल का मतलब क्या है? सडन वायलेंट चेंज को आप अपहेवल बोल सकते हैं। तो देखिए, जुलाई के मंथ में 1830s में क्या हुआ, एक अपहेवल हुआ या रिवॉल्यूशन हुआ, उसको हम जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो जुलाई रिवॉल्यूशन में पहले क्या हुआ था, तो कांग्रेस हुआ था वियना में, उसके चलते कंजर्वेटिविज्म ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो जो बॉर्बन किंग था लुइस 16, उसका ही कोई रिलेटिव उसको राजा बनाए थे। ठीक है, तो जो बॉर्बन किंग्स हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस आफ्टर 1850, तो बॉर्बन किंग का कोई रिलेटिव को बनाए थे। पर क्या हुआ ना, जो ये अपहेवल हुआ, जो ये रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में 1830s में, उसके चलते जो कंजर्वेटिव मोनार्क था उसको निकाल दिया गया और एक लिबरल रिवॉल्यूशन के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टेब्लिश किया गया। सेम मोनार्की है और वो कंजर्वेटिव था, ये लिबरल है। तो ये जो मोनार्की तो है पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जो मोनार्की का पावर को क्या करता है, गाइड करता है या फिर कंट्रोल करता है। कंट्रोल तो नहीं बोल सकते, वर्ड बेटर वर्ड इज गाइड। तो कौन मोनार्क बना? ये आदमी बना, हिज नेम इज लुइस फिलिप। लुइस फिलिप बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस। तभी ये जो इवेंट हुआ, सडन चेंजेस कहाँ पे हुआ? फ्रांस में। उसके चलते क्या पूरा यूरोप में अफरा तफरी मच गई। इसी के लिए मैटरनिच, हाँ यही मैटरनिच शाह ने बोला, मैटरनिच साहब ने बोला कि देखिए, when France reaches the rest of Europe catches cold। मतलब फ्रांस में अगर कुछ भी होता है, थोड़ा सा भी, तो पूरा पूरा जो जुकाम है वो पूरा यूरोप में फैल जाता है। ठीक है, तो जुलाई रिवॉल्यूशन के चलते क्या फैला? पहली बात तो इसको देख के ही ये जो नेदरलैंड का किंगडम था, दिख रहा है इधर, हाँ देखिए, जो नेदरलैंड का किंगडम था उसका जो निचला हिस्सा है, जिसको आज भी हम बेल्जियम बोलते हैं, तो बेल्जियम है वो नेदरलैंड से टूट गया। तो नेदरलैंड ब्रोक अवे फ्रॉम द किंगडम ऑफ, नेदरलैंड बोल रहा हूँ, बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द किंगडम ऑफ नेदरलैंड। ठीक है, क्या हुआ बच्चा बेटे ना, बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। ठीक है, तो बेल्जियम टूट गया। और क्या हुआ देखिए, उससे पहले इधर क्वेश्चन क्या आएगा, पहला सवाल आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जुलाई रिवॉल्यूशन। जुलाई में क्या रिवॉल्यूशन हुआ था, तो तुम लिख देना 1830 में जुलाई में फ्रांस में एक अपहेवल हुआ, उसके चलते जो बॉर्बन डायनेस्टी था, जिसको 1815 के बाद एस्टेब्लिश किया गया था, उसको हटा दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ लुइस 16। लुइस 16 लुइस फिलिप, लुइस फिलिप के अंडर लीडरशिप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश किया गया फ्रांस में। उसके बाद नेक्स्ट आपको पूछेगा क्यों मैटरनिच ने बोला फ्रांस रीचेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ये कि देखो, पहला तो वो स्टेटमेंट लिख देना है, दूसरा लिखना है तुमको कि जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ उसके चलते नेदरलैंड्स में क्या हुआ, नेदरलैंड टूट गया, बेल्जियम नेदरलैंड से टूट के एक अलग देश बन गया। ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ था, तो एक अपराइजिंग हुआ ब्रुसेल्स में, उसके चलते बेल्जियम टूट के एक अलग देश बन गया। क्लियर हुआ? इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चा पढ़, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसमें क्या होता है, जो सारा यूरोप है उनका कुछ कॉमन बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली। पहला उनका बॉन्डिंग ये है कि वो अपना एंसेस्ट्री, मतलब अपना कल्चर का जो, मतलब अपने जो पूर्वज हैं वो ग्रीक मानते हैं। कि यूरोप का जो सब पूर्वज है, एंसेस्ट्री है, वो ग्रीस से आता है। पहला तो ये है, इसलिए वो ग्रीक कल्चर को बहुत पसंद करता है। कौन? सारे यूरोप के लोग। दूसरा, वो सब लोग क्रिश्चियंस हैं, और ऑब्वियसली क्रिश्चियंस जेहेतु हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का क्या लगा रहता है, झगड़ा लगा रहता है, समझे। इसी झगड़े के चलते ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीक को कब्जा कर लिया। दिख रहा है, ये है ऑटोमन एम्पायर। ये जो निचला पार्ट है, दिख रहा है, एथेंस वगैरह, ये सब ग्रीस का पार्ट है। इसका ग्रीस का, ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीस जगह है, तो ग्रीस को कब्जा कर दिया ऑटोमन एम्पायर। पर सारे यूरोपियंस का तो सिंपैथी है ना, किसको किसको लेके, ग्रीस को लेके। तो जब ये क्या लिबरल रिवॉल्यूशन हुआ, लिबरल नेशनलिज्म फैला यूरोप में, वो ट्रिगर कर दिया, मैचेस ट्रिगर करता है, जैसे ही ट्रिगर हो गया। कौन ट्रिगर हो गया? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक्स में एक इंडिपेंडेंस का वॉर शुरू हो गया 1821 में। तो ग्रीस को सपोर्ट मिला। तो ग्रीक के नेशनलिस्ट लोग थे, ग्रीस के जो नेशनलिस्ट लोग थे, ग्रीक नेशनलिस्ट थे, उनको सपोर्ट मिला। कहां से मिला ना? जो लोग ग्रीक बाहर रह रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री, ग्रीस से बाहर रह रहे हैं, उनसे मिला। और जो वेस्टर्न यूरोप के लोग हैं, वो सब लोग एंशियंट ग्रीक कल्चर को क्या करते हैं, अपनी सिंपैथीज देते हैं, और उन्होंने उनको पैसा भी दिया। अच्छा बच्चा बेटी, अभी अगर आपको फेमस होना हो, आप क्या करोगे? इंस्टाग्राम चलाओगे, राइट? किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से अपना वीडियो बना दोगे या पॉडकास्ट कर दोगे, फेमस हो जाओगे। वही तब के समय इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे इंस्टाग्राम वाले, तो तब कौन इन्फ्लुएंस करते थे? पोएट, आर्टिस्ट, राइट? तो जो पोएट हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया। बोला कि जो ग्रीस है वो एक क्रैडल है यूरोपियन सिविलाइजेशन का। अच्छा, क्रैडल का मतलब क्या है? एक ऐसा फ्रेम जो पूरे चीज को होल्ड करके रखता है। एक्चुअली अगर मैं तुमको दिखाऊं तो देखिए, ये दिख रहा है, जो शिप बिल्ड होता है, ए फ्रेमवर्क ऑन विच ए शिप रेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब है जब यूरोप बन रहा था, तो उसका जो फ्रेमवर्क है वो ग्रीस था। तो ये जो आइडिया है, पोएट्स ने और आर्टिशियंस ने चलाया। कहाँ पे? यूरोप में। और बोला कि हम सब यूरोपियंस को मुस्लिम एम्पायर, देखो क्रिश्चियन मुस्लिम का आ गया झगड़ा, मुस्लिम एम्पायर्स के विरुद्ध, अगेंस्ट में काम करना है और स्ट्रगल करना है। इसमें चीफ पोएट थे, उनका नाम था लॉर्ड बैरन। हाँ, यही बंदा। इसका इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। लॉर्ड बैरन क्या थे ना, उन्होंने पैसा, फंड्स जो है ऑर्गेनाइज किया ग्रीक वॉर ऑफ। ऑब्वियसली वार लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए ना, और खुद भी कूद पड़े वार में। पर वार में तो कूद पड़े, पर वो तो लॉर्ड है, नोबेल आदमी है। तो क्या हुआ? वो फीवर में मर गए 1824 में। तो ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला। ये ग्रीक लोगों ने इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है वो जीता ऑटोमन एम्पायर से, और ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बना 1832 में। तब देखो, तुमको एक फोटो दिखाता हूँ। ये है ऑटोमन्स, ये है ग्रीक। तो ग्रीक लोगों ने ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया। देखो कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह है, लेट मी शो यू, इधर है, दिख रहा है? ये ग्रीस है, ऑटोमन एम्पायर है। ऑटोमन एम्पायर का जो क्या था, कैपिटल सिटी था, वो था कॉन्स्टेंटिनोपल, या फिर प्रेजेंट डे इस्तानबुल। इस्तानबुल में उन्होंने साइन किया ट्रीटी, और ग्रीस को इंडिपेंडेंस दे दिया ऑटोमन टर्की में। समझ में आया? ठीक है। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एक्सप्लेन द ग्रीक वॉर ऑफ ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली ये लिखोगे कि ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, 1821 में रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म के चलते इंडिपेंडेंस मूवमेंट ट्रिगर हुआ, सब लोग सपोर्ट किए, और फाइनली वो जीत गए। ये बैरन वाला पार्ट मत लिखना। फिर हु वाज लॉर्ड बैरन, तो ये वाला लिखना 6 नंबर पॉइंट, कि इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन थे, उन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने वार लड़ा, और वो फीवर में 1824 में मर गए। फिर क्यों क्यों ग्रीक वार, explain how Greek War of Independence mobilized nationalist feeling among educated elite across Europe। देखो, ये जो एलाइट है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एजुकेटेड लोग जो थे यूरोप के, वही क्या थे,
लिबरल नेशनलिस्ट थे, राइट? तो उनके बीच में एक नेशनलिस्ट फीलिंग कैसे क्रिएट हुआ, तो तुम ये लिखना कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं ग्रीस में, उनको सपोर्ट मिला एक्साइल लोगों से, फिर वेस्टर्न यूरोप में से भी सपोर्ट मिला बिकॉज सब लोग सिंपैथाइज करते थे एंशियंट ग्रीक कल्चर को। फिर लिखना कि जो पोएट हैं और जो आर्टिस्ट हैं वो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया, लाउडेड मतलब क्या, वॉइस राइज किया कि जो ग्रीस है वो क्रैडल है यूरोपियन सिविलाइजेशन का, और पब्लिक का जो ओपिनियन है उनको मोल्ड किया टुवर्ड्स कि हमको स्ट्रगल करना है ऑटोमन एम्पायर के विरुद्ध या मुस्लिम एम्पायर के विरुद्ध। और लास्ट पॉइंट 7 वाला लिख देना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ 1832 में और ग्रीस बिकेम ए इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक, तो इसी के साथ हम हमारा क्लास को आज समाप्त करते हैं। आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। किसी का भी कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।